हेलो दोस्तों। दिस इज सी अखिल कुमार मित्तल और मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है और फॉर दैट मैं अपनी पहली वीडियो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ और जो मैंने टॉपिक पिक करा है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट आखिर है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो समराइज करती है कि आपकी कंपनी से कितना पैसा जा रहा है और आ रहा है। तो यहाँ पर वर्ड आप देख रहे होंगे एंटरिंग एंड लीविंग अ कंपनी। तो अब जब भी हम बात करेंगे एंटरिंग के लिए या आने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे इनफ्लोस, और लिविंग लिए या स्पेंड के लिए हम यूज करेंगे वर्ड आउटफ्लोस। ठीक है। तो सेकंड फीचर पे आते हैं। सेकंड फीचर जो कैश फ्लो का है कि ये डिपिक्ट करता है कि एक कंपनी अपने कैश को किस तरीके से मैनेज कर पा रही है या नहीं। ओके। तो ये स्टेटमेंट वो डिपिक्ट करता है कि किस एक्टिविटी के अंदर आपका इनफ्लो है और आउटफ्लो है, किन टाइप्स की हैं वो हम आगे पढ़ लेंगे अभी। थर्ड वन इज कि द कैश फ्लो स्टेटमेंट कम्प्लीमेंट्स द बैलेंस शीट एंड द इनकम स्टेटमेंट। एक्चुअली बच्चों पहले क्या होता था, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बात करते थे अपने ग्रेजुएशन डेज में, सीए में भी, इंटर में भी, तो हम पहले ये बोलते थे भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बट आज की डेट में अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं दैट आल्सो इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका मतलब अब जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट एज यूजुअल आएगा, प्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट की भी भागीदारी रहेगी या इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जितने भी यूजर होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो इन दोनों के साथ साथ इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी देखते हैं टू नो द कैश पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फोर्थ फीचर है कैश फ्लो का जो मैं पहले ही बता रहा था कि दे आर नॉर्मली थ्री कोर एरियाज या तीन टाइप के एक्टिविटीज में इसको डिवाइड करा गया है। वन इज ऑपरेटिंग, सेकंड इज इन्वेस्टिंग, थर्ड इज फाइनेंसिंग। तो इन तीनों में से हम जो काम करेंगे दैट विल बी इन्वेस्टिंग। मैं पिक इन्वेस्टिंग को ही कर रहा हूँ और इन्वेस्टिंग के अंदर भी मैं सिर्फ फिक्स एसेट की जो अकाउंटिंग होती है उसको ही पिक कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि सर वहां पर कभी कभी दो अकाउंट बने होते हैं, एक फिक्स एसेट के नाम पे, दूसरा नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के, और कहीं कहीं पर सिर्फ फिक्स एसेट का अकाउंट बना होता है और हमें जो भी ट्रांजेक्शन दे रखी है हम उसमें बिल्ड करते हैं और इन्वेस्टिंग में कर देते हैं, बट हमें ये नहीं पता लग पाता कि कब वो एक अकाउंट या दो अकाउंट बनाने हैं। तो आज हम उसी बारे में पढ़ने वाले हैं। देन लास्ट फीचर जो है कैश फ्लो का कि दो तरीके हैं कैश फ्लो बनाने के, डेट इज एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। तो हम अभी सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड को ही पढ़ रहे हैं और उसमें सिर्फ इन्वेस्टिंग पोर्शन को ही पिक करेंगे और फिक्स एसेट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आइए पहले हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें इंक्लूड हम कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैश फ्लो। Cash flow from investing activities is a section of the cash flow statement that shows the cash generated मतलब inflows और spent मतलब outflow किन एक्टिविटीज से related to the investment activities। तो for the cash flow purpose investment activities को मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूँ और नॉर्मली जो होती है that is one, एक तो होती है भाई purchase and sale of fixed assets। ठीक है। वो एक्टिविटी जो भी इनसे लिंक्ड होगी वो आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर आएगी। फिर दूसरा आएगा परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब है आपकी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब चीजें इसमें आएंगी। ठीक है। सेकंड जो है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में डेट इज लिंक्ड विद द परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वो भी लॉन्ग टर्म ओनली। तो ये दो एक्टिविटीज हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं वाइल
प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक चीज उसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने सिर्फ लॉन्ग टर्म लिखा है, शॉर्ट टर्म क्यों नहीं लिखा? फॉर कैश फ्लो पर्पस, कैश फ्लो पर्पस के लिए हम जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मानते हैं, that is equal to marketable securities, that is equal to cash and cash equivalent। और अपने को पता है कि कैश फ्लो के अंदर जो 3 टाइप की एक्टिविटीज थी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यूज नहीं करते, हम इसको यूज करते हैं, इनका जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको यूज करते हैं फॉर कंप्लीटिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में जो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है सिर्फ वही आपने इसको पिक करना है, और किसी इन्वेस्टमेंट को पिक नहीं करना, खासकर करंट इन्वेस्टमेंट को। जब भी मैं डेप्रिसिएशन का चैप्टर करवाता हूँ या कैश फ्लो करवाता हूँ, तो एक स्टूडेंट्स की बेसिकली 2 टाइप की क्वेरीज होती हैं। कौन सी? कि सर फिक्स एसेट अकाउंट दे रखा है, ओके, उसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखे हैं। सेकंड है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, इसके भी मुझे ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं और कुछ एडजस्टमेंट अगर होगी तो वो दे रखी है, ओके। जब ये सिनेरियो होते हैं तो हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। मैं कहा ओके। देन वो कहते हैं कि सर दूसरा सिनेरियो हमने ये भी देखा है कि भी फिक्स एसेट अकाउंट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, प्लस एडजस्टमेंट में या कहीं पे भी लिखा होता है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज दिस, वहां हम एक अकाउंट बनाते हैं। तो ये रीजन क्या है कि ऊपर वाले में 2 और नीचे वाले में एक अकाउंट बनाते हैं, जबकि हम डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड अकाउंट की ही बात कर रहे हैं। तो बच्चों इस केस में अगर मैं केस 1 उठाता हूं, तो उस केस में कंपनी है डिसाइडेड कि जो फिक्स एसेट अकाउंट है या जो लेजर बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम कॉस्ट पे या ओरिजिनल वैल्यू पे या ओरिजिनल कॉस्ट पे, कि जिस वैल्यू पे आपने उस चीज को, असेट को खरीदा था, ओके। और जो भी डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन होगा वो सारा का सारा जाएगा यहाँ, ना कि यहाँ। तो कंपनी कह रही है डेप्रिसिएशन की एंट्री मैं तो करूंगी इस अकाउंट में, और जो फिक्स एसेट की अकाउंटिंग अगर होगी, सेल परचेज होगी, वो मैं इसमें करूंगी, अदरवाइज डेप्रिसिएशन की होगी यहाँ। तो यहाँ पर एक वर्ड मैंने एडिशनल लिखा है डेप्रिसिएशन के साथ में, एक्यूमुलेटेड। इसका मीनिंग ये है इकट्ठी करी हुई डेप्रिसिएशन, जो कि मैं इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाऊंगा, ना कि फिक्स एसेट अकाउंट में। तो जब मैं सारी चीजें, मतलब एक तो डेप्रिसिएशन पोर्शन हो गया, एक हो गया सेल पार्ट, डेप्रिसिएशन में दिखाऊंगा सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो सेल पार्ट होगा वो दिखाऊंगा फिक्स एसेट अकाउंट में। तो इसका मतलब मुझे 2 अकाउंट साइमल्टेनियसली बनाने होंगे, ताकि मुझे पता लगता रहे कि एज ऑन पर्टिकुलर डेट मेरा फिक्स एसेट में कितना बैलेंस है और कितनी डेप्रिसिएशन मैं चार्ज कर चुका हूँ उस मशीनरीज पे या उस फिक्स एसेट पे टिल दैट डेट, बट विद 2 सेपरेट अकाउंट्स। इसलिए यहाँ 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। सेकंड केस है जहां पर कंपनी कहती है कि भाई मैं फिक्स एसेट की वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू शो करना चाहती हूँ। और रिटर्न डाउन वैल्यू का हमारा मेथड क्या है भाई? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV1। फिर हम अगले साल WDV1 माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, फिर WDV2, इस टाइप से हम साल साल चलते जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को नेट करके दिखा रहा हूँ। इसका मतलब जो भी डेप्रिसिएशन की एंट्री है वो सारी की सारी कहाँ हो रही है? यहाँ। सेल परचेज की एंट्री कहाँ हो रही है? यहाँ। तो जब दोनों की दोनों एंट्रीज ही एक अकाउंट में हो रही है तो मैं एक अकाउंट बनाऊंगा। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के केस में आई एम मेंटेनिंग 2 अकाउंट्स, और उसके अलावा कोई केस होता है तो मैं एक अकाउंट बनाता हूँ। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, आपको क्वेश्चन में देना देखना पड़ेगा कि अमाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दे रखा है या डेप्रिसिएशन का। तो एक नॉर्मल बैलेंस में चीज चलती है, हम अगर पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं
तो यहाँ लिखा होता है डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में लिखा होता है फॉर द ईयर वाज, ठीक है, ये लिखा होगा क्वेश्चंस में, जो भी आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अमाउंट आपको डायरेक्टली दे रखा होगा। एक्यूमुलेटेड के केसेस में नॉर्मली हम सिनेरियो में तभी ये अकाउंट तब बनाते हैं नॉर्मली कैश फ्लो के अंदर जब कोई सेल कर रहे थे, तो यहाँ लिखा होगा डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, या डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑलरेडी। जहां पर ये वर्ड्स लिखी हूं तो आप खुद ही समझिए कि आज तक मैं डेप्रिसिएशन कंपनी इतना लगा चुकी है, तो लगा चुकी है मतलब दैट इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन व्हिच हैज accumulated ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हमारा accumulated डेप्रिसिएशन का अमाउंट बन जाएगा फॉर एसेट सोल्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दो क्वेश्चन जो करने वाले हैं उसमें दोनों ही केस मैंने पिक करे हैं, तो उसमें आइए एक बार उन दोनों क्वेश्चंस को करते हैं, तो ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे चले। क्वेश्चन है, मास लिमिटेड हैज प्लांट एंड मशीनरी whose written down value is ₹9,60,000 कब? 1 अप्रैल 2020 को, और 31 मार्च 2021 को क्या बैलेंस था? 10,50,000। डेप्रिसिएशन, ध्यान दीजिए डेप्रिसिएशन वर्ड है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 35,000 इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत में आपने एक प्लांट को बेच दिया 45,000 में, ठीक है, बट उसकी वैल्यू क्या थी? 30,000 रुपए। तो अपने को बनाना क्या है? प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक छोटा सा ही क्वेश्चन मैंने लिया है, तो सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लीजिए भैया कैश फ्लो का। इसमें हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और ये आउटर इनर कॉलम। इनर कॉलम नॉर्मली हम रखते हैं कि भाई सब ट्रांजेक्शन्स का टोटल की टोटल जो होगी इंडिविजुअल लाइन पे वो यहाँ आएंगी, और टोटल आएगा आउटर कॉलम में। सिंस ये प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट है, तो हम यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल परचेज होनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्किंग नोट बनाएंगे। यहाँ पर कहीं भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जिक्र है क्या? नहीं। तो हमने को सिर्फ एक सिंगल अकाउंट बनाना है, तो हम यहाँ अकाउंट किसका, लेजर किसका बनाएंगे? सर सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। वेरी गुड, तो शुरू कर देते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,60,000, ठीक है। 1 अप्रैल को डेट थी, 31 मार्च को क्या था? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो हमें ये दो अमाउंट तो इन्होंने पहले से ही दे रखे हैं कि भाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये है। अब अपना काम होगा कि जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है वो हमने यहाँ पर इस लेजर में दिखानी है, और वी हैव टू सी कि क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल है, नहीं है तो क्या करना है वो आगे पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 35,000। अब अपने को पता है कि डेप्रिसिएशन हमारी मशीनरी या बिल्डिंग या एसेट्स को या फिक्स एसेट्स को कम करती है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन कितना? 35,000। फाइन। नेक्स्ट, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अ पार्ट ऑफ प्लांट वाज सोल्ड फॉर 45,000। एक मशीनरी मैंने बेच दी, मैं एंट्री क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो यहाँ मैं लिख दूंगा बाय बैंक। क्या डिनोट कर रहा है? सेल। कितनी की? 45,000 की। अब सर वैल्यू तो 30,000 थी, हमने 45 में भेजी, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 15। सर यही कहाँ शो करना है?
अगर आप इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो ये एंट्री जो गेन की है वो आएगी आपकी इस जगह। कितना यहाँ लिखूं? 15,000। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसमें ये लिखी हुई है कि हमने साल की शुरुआत में एक एसेट ऐसी बेची जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 30,000 थी। तो मैं मान के चलूँ इस 960 में 30,000 इंक्लूड है। हाँ सर, चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। और ये हमने बेच दी कितनी की? 45,000 की। कितने के प्रॉफिट में? 15,000 की। अगर मैं सिर्फ इन दो ट्रांजेक्शन को पिक करता हूँ, बैंक में कितना हमने कितना क्रेडिट करा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट? 45,000। और डेबिट कितना करा है? 15,000। तो नेट इम्पैक्ट क्या पड़ा? 30,000 का क्रेडिट। और मैंने आपको ये पहले ही बता रखा था कि भाई मैं मान के चलता हूँ या मैं मानता हूँ कि इस 60,000 में 30,000 डेबिट पहले से हो रखा है। तो आपने 30,000 डेबिट पहले से कर रखा था। जो आपने मशीनरी बेची है उसने आपने उसको नेट उसको क्रेडिट कर दिया 30,000 से। तो जो मशीनरी बेची उसका इम्पैक्ट ओपनिंग बैलेंस से पूरी की पूरी तरीके से इस मशीनरी अकाउंट से खत्म हो चुका है। 30,000 डेबिट था पहले, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। आई गेस ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो ये अकाउंटिंग कर दी। अब देखते हैं कोई और ट्रांजेक्शन। नहीं, कंप्लीट हो गया। क्या मेरी क्रेडिट साइड डेबिट साइड के इक्वल है? नहीं है सर। क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट। हम यहाँ पर एक बार इसका टोटल कर लेते हैं। ठीक है, ये बेटा 80,000, 11,30,000। ओके, अब 9,75,000 ये बचा। सर ये तो बैलेंस मैच नहीं कर रहा, कितने का डिफरेंस है? 1,55,000 का। जब भी ऐसे कैश फ्लो में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको करना यही है, जो भी बैलेंस अगर क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड तो हम मान के चलेंगे कि आपने ड्यूरिंग द ईयर और प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब मुझे आप बताइए कि हम सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मैंने उसमें बताया था कि हम क्या पे करेंगे? सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए भाई, सेल परचेज कितनी की हुई है? सेल कितनी की हुई है? 45,000। परचेज कितनी की हुई है? 1,55,000 की। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि भाई परचेज इनफ्लो है आउटफ्लो? आउटफ्लो। पैसा जा रहा है क्योंकि आपने चीज खरीदी, कैश जा रहा है। सेल में इनफ्लो। आई एम क्लियर आई गेस ऑन दिस। तो अब यही दो चीजें मैं यहाँ पर इनपुट कर दूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इनफ्लो है भैया, नेगेटिव नहीं दिखाना, पॉजिटिव दिखाना है हमेशा। उसके बाद हम लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, पैसा गया। सर इसको तो दिखाना पड़ेगा आपको नेगेटिव में। ठीक है, टोटल कर दूं? खत्म हो गया, दो ही काम थे। 1,10,000 नेगेटिव, दैट डिनोट्स आउटफ्लो। तो हम जब भी ऐसा केस होता है या तो हम कैश यूज्ड इन लिख दें या कैश आउटफ्लो लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। कैश आउटफ्लो या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो अब इसमें आपने देखा होगा जहां पर सिर्फ डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज हुआ है, सिर्फ डेप्रिसिएशन, वहां पर सिर्फ मैंने एक फिक्स एसेट अकाउंट बनाया है और उस ट्रांजेक्शन्स को प्लॉट करा और बैलेंस निकाल के आंसर निकाल दिया। तो दिस इज द सेकंड केस जो हमने वहां पढ़ा था अभी प्रीवियस स्लाइड में, इसका सेकंड केस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उठाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हम क्वेश्चन करते हैं। तो अपने सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, इसका फिक्स एसेट का।
और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या पढ़ा था, जहां पर दोनों के बैलेंसेस के बारे में कुछ ना कुछ दे रखा हो तो दो अकाउंट बनने हैं। बनाओ, नहीं बोल रखा फिर भी हमें बनाने पड़ेंगे। ओके सर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, अब मशीन जिसकी बुक वैल्यू आज की डेट में 1 लाख है और आप अभी तक उस मशीनरी पे 1,62,500 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, तो मतलब टोटल वैल्यू ऑफ एसेट कितनी हो गई आपकी, 1 लाख प्लस में 1,62,500। तो जब आपने खरीदी थी तो उस टाइम पे जो कॉस्ट थी एसेट की, डेट वाज 2,02,500। उससे डेप्रिसिएशन लगी उस पे, आज की डेट में उसकी वैल्यू 1 लाख है। और ये क्यों दी गई है, बिकॉज वो मशीनरी को आपने बेचा है, तो यू हैव टू असरटेन कि कितनी की बेची, प्रॉफिट या लॉस में बेची, यही पता करना है। तो डेट्स वाई आज की वैल्यू क्या है ये हमें दे रखी है। ओके। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में जो हम करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बनाना है, तो हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। सर एक अकाउंट बनाना है, अरे कहा था दो बनाने हैं, तो हम यहाँ पर बनाएंगे 2 अकाउंट। ठीक है। ये बनेगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट, और यहाँ बनाएंगे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर पहला काम, ओपनिंग बैलेंस लिखो, और दूसरा क्लोजिंग। ऐसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस जो हम लिखेंगे, हम सेम उसी तरीके से लिखेंगे जैसे किसी लायबिलिटी का बैलेंस लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने खत्म कर दी। ओके। अब हम क्या करेंगे, पहले इस अकाउंट को क्लोज करेंगे फिर इस अकाउंट पे जाएंगे। तो अब एक एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख थी और डेप्रिसिएशन अभी तक कितनी लगा चुके हो, 1,62,500। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इस 10,62,500 में, यानी ओपनिंग बैलेंस में, ये 1,62,500 इंक्लूड है? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या ये मशीनरी मैंने बेच दी जिसपे डेप्रिसिएशन लगा हुआ था 1,62,500 का? सर हाँ। तो मुझे यहाँ हटानी भी तो पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, जो मशीनरी बेच रहे हैं उसका इम्पैक्ट इन दोनों अकाउंट्स में मुझे जीरो करना है। तो मैं एक एंट्री करूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीन अकाउंट। ये अकाउंटिंग में यहाँ करूंगा और आप देखना क्या होने वाला है। कितना डेप्रिसिएशन लगाया, 1,62,500। ऐसे ही मशीनरी में मैं लिखूंगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो मशीनरी आप बेच चुके हो। लिख दिया बॉस, भाषा लिख दिया। इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन है नहीं। हम अब अकाउंट क्लोजर की तरफ पढ़ना शुरू कर देंगे। पहला ये, फिर दूसरा प्लांट एंड मशीनरी। टोटल करो 12,62,500। बिल्कुल सर। क्या मैच कर रहा है? नहीं सर। तो सर ये जो 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, क्या है बॉस? जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। उस डेप्रिसिएशन को फिक्स एसेट में ले जाते हैं। इस मेथड में सिंस हम ये खुद बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन को फिक्स एसेट अकाउंट में ना ले जाके हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर ही बांध के रखेंगे, तो आउट ऑफ ओपनिंग बैलेंस जो सेल हुई आपने हटा दी, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये जो अमाउंट है डेट इज डेप्रिसिएशन फॉर रिमेनिंग एसेट्स। एंट्री कैसे पढ़ेंगे इसकी, ऐसे पढ़ो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वही बात हुई। नॉर्मल डेप्रिसिएशन के केस में मैं प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन लिखता हूँ,
इस केस में मैं अकाउंटिंग करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। और अगर मैं ऑपरेटिंग बनाता, सिंस ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में जाके ऐड हो जाता, बट अपना नहीं बना रहे, हम इसको यही क्लोज कर देंगे। अब आते हैं प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट पे। हमने सेल की एंट्री देनी है अभी। जो एसेट 1 लाख की थी उसको 20,000 के लॉस पे बेचा, इट मीन्स वो एसेट 80,000 की ही सेल हुई है और बाकी का लॉस हुआ है, तो मैं एंट्री कर दूंगा ये, ठीक है। अब इस केस में हम अकाउंटिंग कर चुके हैं। अब एक एडिशनली चीज यहाँ देख लेते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ ये जो टोटल एसेट थी, कॉस्ट थी उस एसेट की जो हमने बेची, क्या वो उसके अंदर इंक्लूड थी? हाँ सर, क्योंकि कंपनी ने कहा कि मैं उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे रखना चाहती हूँ। तो ये 262,500 यहाँ डेबिट पहले से हो रखा है। हाँ सर हो रखा है। मैंने बेची है। हाँ सर बेची, कितने की? 1,80,000 की, 20,000 लॉस पे। और डेप्रिसिएशन कितना था? आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 2,62,500 ही आना क्रेडिट। मतलब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में डेबिट था, जो मैंने सेल करी उसको मैंने टोटल कॉस्ट ही रिमूव कर दी है प्लांट अकाउंट से, बिकॉज ये अकाउंट जो हम बना रहे हैं डेट इज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, तो मुझे ओरिजिनल कॉस्ट को ही इम्पैक्ट देके नलीफाई करना था जो मशीनरी हमने भेज दी, ठीक है। तो 2,62,500 का डेबिट था, आपने सेल करी उस करंट ईयर में, तो आप टोटल असेट को ही जीरो करेंगे। 2,62 की परचेज, 500 की परचेज, उसका ही मैंने इम्पैक्ट यहाँ दिखा दिया है करंट क्रेडिट साइड में। अब मैं करूंगा मैं इसका टोटल कर दूंगा, 25,92,500 बराबर है नहीं है सर? तो जहां पर क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, तो मानेंगे वो परचेज है। तो ये हुआ 4,67,500, ओके। अब फॉर द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के पर्पज से हम कंसिडर करते हैं परचेज एंड सेल ऑफ एसेट। तो यहाँ सिर्फ दो चीजें हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट 80,000, परचेज ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट 4,67,500 नेगेटिव, ध्यान रखना नेगेटिव का। तो ये आएगा 3,87,500 नेगेटिव। तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन, ठीक है, या आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। उसका आंसर क्या है? ये। तो स्टूडेंट्स आई होप कि सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि कब हमने दो अकाउंट बनाने हैं, कब सिंगल अकाउंट बनाना है और किस तरीके से हमने अकाउंट क्लोजर को करना है आगे इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन और फिक्स एसेट की अकाउंटिंग होती है। तो सो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी एंड आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। आप काइंडली लाइक दिस वीडियो, आगे शेयर कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इन केस अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसपे यू वांट कि मैं वीडियो बना के भेजूं, तो या तो कमेंट सेक्शन पे मुझे लिख दीजिए, अदरवाइज आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं विद द टॉपिक नेम। नंबर है 9582333276। आई एम रिपीटिंग 9582333276। सो दोस्तों चलते हैं, अलविदा, जल्दी आऊंगा नई वीडियो के साथ। सो टेक केयर, बाय एंड थैंक यू वेरी मच।